एवरीवन वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज। तो हम लोग अब इसमें देख काफ़ी सारा तो हम लोग कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी मैं कमेंट बॉक्स में। और अब हम यहाँ पे इस वाले वीडियो में मिनरल रिचेज एंड रिसोर्सेज ये सारा हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे हम लोग ना यहाँ से देखेंगे बायो जियोकेमिकल साइकिल से। तो अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ कर लीजिए। A constant interaction between the biotic and abiotic components of the biosphere make it dynamic but stable system। तो इसमें क्या है कि कांस्टेंट लगातार एक इंटरेक्शन चलता रहता है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स में। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? बायोटिक वो होते हैं जिसमें जान होती है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनमें जान होती है। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होगा? जैसे कि सॉइल, एयर, ये एबायोटिक है, इनमें जान तो है नहीं। तो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स में जब इंटरेक्शन चलता रहता है ना, तो इससे हमारा जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, वो स्टेबल बना रहता है, सही बना रहता है। दीज इंटरेक्शंस कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड एनर्जी बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर। तो ये जो इंटरेक्शंस होते हैं, जो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में होते रहते हैं ना, इससे एनर्जी जो है ना वो बनी रहती है अलग अलग कंपोनेंट्स में बायोस्फीयर में। जैसे कि प्लांट है, प्लांट को अपना जो खाना कैसे बनाता है, वो पानी लेता है ना, सॉइल में से, मिट्टी में उसकी जड़ें होती हैं, तो वो भी मिट्टी एक एबायोटिक कंपोनेंट है। हवा से वो क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ज़मीन में से पानी लेता है। तो एक प्लांट जो कि एक बायोटिक कंपोनेंट है, वो कितने सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स पे डिपेंड कर रहा है। तो जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है ना बायोटिक में और एबायोटिक में, उसकी वजह से ही लाइफ सस्टेन कर पाती है, एग्जिस्ट कर पाती है बायोस्फीयर में, मतलब आप अर्थ समझ लीजिए, अर्थ पे। तो कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स है, इनका बैलेंस बना रहता है, वो हम इसमें देखेंगे। तो देखिए वाटर साइकिल। वाटर साइकिल तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, इसमें थोड़ा सा बड़ा करके दे रखा है, बाकी बेसिक तो यही है कि हम लोग का जो पानी होता है ना, वो इवेपोरेट करता है, वेपर बन के, भाप बन के उड़ जाता है वाटर बॉडीज से, एंड अ कॉन्सिक्वेंट कंडेंसेशन ऑफ दिस वाटर वेपर लीड्स टू रेन। तो क्या होता है कि यहाँ पे सपोज करिए लेक है, लेक से पानी भाप बन के उड़ रहा है, भाप की फॉर्म में ऊपर जा रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है? नीचे की तरफ इवेपोरेशन हो रहा है, ऊपर कंडेंसेशन, कंडेंसेशन की वजह से वो ठंडा हो जाता है, भारी हो जाता है, फिर बहुत सारी ड्रॉपलेट्स मिलकर के बादल बनाती हैं। जब वो ड्रॉपलेट्स भारी हो जाती हैं तो वो नीचे आसमान में से नीचे पानी की तरफ पे आ जाती हैं, जिसको हम रेन कहते हैं। तो यही होती है वाटर साइकिल। बट वी डोंट सी द सीज एंड ओशन ड्राइंग अप। बट हम लोगों ने ये तो नहीं देखा कि भाप बन के पानी उड़ रहा है तो ओशन सूख गए हैं। सो हाउ इज़ द वाटर रिटर्निंग टू दीज वाटर बॉडीज़? तो अब देख लिया, देखते हैं अच्छे से। होल प्रोसेस जो है उसमें क्या होता है? वाटर इवेपोरेट होता है और दोबारा से वही पानी रेन के तौर पर हमारे ज़मीन पर आकर के गिर जाता है, और वो पानी समुंदर में, नदियों में बहता है, और इसी चीज़ को हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं, बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं। दिस साइकिल इज़ नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल एज दिस स्टेटमेंट सीम टू इम्प्लाई। अब ये वाटर साइकिल, जैसे मैंने आपको बताया कि वहीं उड़ा और वहीं गिर गया, ऐसा नहीं होता है। भाप बन के कहीं से भी उड़ सकता है, हो सकता है जो भाप यहाँ उड़ी बन के, पानी से जो भाप यहाँ बनी है, वो 10,000 किलोमीटर दूर जा कर के बारिश कर रहा हो, ऐसा भी पॉसिबल है हवाओं की वजह से। ऑल ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड डज नॉट इमीडिएटली फ्लो बैक इनटू द सी। तो सारा का सारा पानी जो कि ज़मीन पर गिरता है बारिश के तौर पर, वो समुंदरों में तुरंत ही तो नहीं चला जाता है। सम ऑफ इट सीप्स इनटू द सॉइल, बिकम पार्ट ऑफ अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर ऑफ फ्रेश वाटर। कुछ पानी जो है वो ज़मीन के अंदर भी जाता है, और वो क्या करता है? ज़मीन के अंदर जा कर के अंडरग्राउंड वाटर का, जिससे हम लोग टैंक मोटर्स की हेल्प से निकालते हैं, उसका पार्ट वो बन जाता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है कुछ पानी। कुछ सम ऑफ दिस अंडरग्राउंड वाटर फाइंड इट वे टू द सरफेस थ्रू स्प्रिंग्स। तो जो स्प्रिंग्स होते हैं, झरने टाइप के होते हैं, वो अंडरग्राउंड वाटर उससे बाहर भी निकल आता है, जो ज़मीन में से निकल रहे होते हैं ना, सब फव्वारे वव्वारे से, उसकी हेल्प से बाहर भी आ जाता है। कुओं से, ट्यूबवेल से ये वाटर जो है वो यूज़ किया जाता है टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल का हमेशा मतलब होता है ज़मीन पर रहने वाले जानवर जो होते हैं, प्लांट्स होते हैं, और काफ़ी सारे लाइफ फॉर्म्स, इंसान भी इस पानी को इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छी वाटर साइकिल दे रखी है कि किस तरीके से जो ज़मीन के अंदर पानी होता है, फिर सरफेस पर जो कुओं पे, नदियों में पानी होता है, लेक्स में पानी होता है, उससे क्या हो रहा है? इवेपोरेशन हो रहा है, देखिए भाप बन के ऊपर उड़ रहा है। फिर रेनफॉल कि उसमें क्या रहा है? नीचे भी आ जाता है। तो रेस्पिरेशन, हम लोग सांस ले रहे हैं तो उसमें भी भाप बनती है। ट्रांसपिरेशन, जो प्लांट इवेपोरेशन करते हैं उसको ट्रांसपिरेशन हम लोग कहते हैं। और रेन एंड स्नो,
ये ना इन्होंने एरो गलत लगा दिया, ये रेन एंड स्नो नीचे आता है, ऊपर नहीं जाता है, नीचे की तरफ रेन एंड स्नो आ जाता है। तो इस तरीके से वाटर साइकिल दे रखी है। तो लुक let us look at the another aspect of what happens to water during the water cycle। वाटर साइकिल जब चल रही होती है उस समय पानी का क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि वाटर इज़ केपेबल ऑफ डिजॉल्विंग अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस। वाटर में काफ़ी सारी चीज़ें घुल जाती हैं, हम डेली ये काम करते भी हैं, खाना बनता है पानी में ही बनता है। एज वाटर फ्लोज थ्रू और ओवर रॉक कंटेनिंग सॉल्युबल मिनरल्स, सम ऑफ देम गेट डिजॉल्व। जो पानी जो है बहता है जब रॉक से उससे पहाड़ों से, तो कुछ जो रॉक्स में जो मिनरल्स होते हैं वो पानी में भी घुल जाते हैं, पानी में जो मिनरल्स होते हैं वो रॉक्स पे भी चले जाते हैं। दस रिवर्स कैरी मैनी न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लैंड टू द सी एंड दीज आर यूज्ड बाय द मरीन ऑर्गेनिजम्स। तो देखिए पहाड़ों में से नदी बह करके आती है, बहुत सारे मिनरल्स लेकर के आती है अपने साथ, ज़मीन पे बहती है और फिर समुद्र में चली जाती है, समुद्र में जाकर के गिर जाती है सारी की सारी नदियाँ। अब ये जो मिनरल्स है ना वो पहाड़ों से लेके आती हैं, ज़मीन से लेके आती हैं और कहाँ पहुँचाती हैं, ओशंस में पहुँचा देती हैं। और ओशंस में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उस पानी का और उन मिनरल्स का वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गई वाटर साइकिल। अब देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन गैस मेक्स अप 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड नाइट्रोजन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स असेंशियल टू लाइफ लाइक प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड सम विटामिन्स। तो जो नाइट्रोजन साइकिल होती है ना वो कैसी बनी होती है। 78 हमारे जो अर्थ है इसके एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। और हमारी बॉडी में भी जो डीएनए आरएनए है, हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं, जितने प्रोटीन्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। न्यूक्लिक एसिड्स में, प्रोटीन्स में और विटामिन में नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाइट्रोजन मिलता है काफ़ी सारे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कंपाउंड जैसे कि एल्कलॉइड्स एंड यूरिया टू। तो यूरिया जो कि खाद में पड़ता है, और हमारे जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जो इंसान की बॉडी से निकलते हैं उनमें भी क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा असेंशियल चीज़ है हमारी बॉडी के लिए, सारे के सारे लाइफ फॉर्म्स के लिए, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, सबके लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है। और एंड लाइफ वुड बी सिंपल इफ़ ऑल दीज लाइफ फॉर्म्स कुड यूज़ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली। और लाइफ काफ़ी सिंपल हो जाती है अगर हम लोग डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर पाते, बट हम नहीं कर पाते हैं। डायरेक्टली हम लोग एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन यूज़ नहीं कर पाते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं जिससे हम यूज़ कर पाएँ। लाइफ फॉर्म्स आर नॉट एबल टू कन्वर्ट द comparatively inert nitrogen molecule into forms like nitrates and nitrites which can be taken up and used to make required molecules। इसका क्या मतलब है, देखिए कि जो कुछ नाइट्रोजन हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल एनिमल्स एंड प्लांट्स वो इस्तेमाल नहीं कर पाते एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का। कुछ स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, बुक में आगे आएगा, वो इस्तेमाल कर पाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी हम उन लोगों को कहते हैं बैक्टीरियाज को, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में। और ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल्स एंड प्लांट्स नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स का जो है ना वो आराम से यूज़ कर पाते हैं, उसको आराम से अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर पाते हैं या उसको यूज़ कर पाते हैं। बाकी नॉर्मल नाइट्रोजन हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं ना मे बी फ्री लिविंग और भी एसोसिएटेड विद द स्पीशीज ऑफ डाइकॉट प्लांट्स। तो काफ़ी सारे जैसे कि लेगुमिनस बैक्टीरियाज, लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं जैसे कि दालें, दालों की रूट्स में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ये हम लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मे बी फ्री लिविंग और बी एसोसिएटेड विद सम स्पीशीज ऑफ डाइकॉट प्लांट्स। Most commonly, the nitrogen-fixing bacteria are found in the roots of legumes, especially plants which give us pulses। तो leguminous plants कौन से होते हैं जिसमें nitrogen fixing bacterias हमारे present होते हैं, और उन बैक्टीरियाज की हेल्प से ही हम लोग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूज़ कर पाते हैं नाइट्रेट एंड नाइट्राइट की फॉर्म में। तो अदर देन दीज बैक्टीरिया द ओनली अदर मैनर इन विच नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड टू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट इज़ बाय द फिजिकल प्रोसेस। मतलब लेबोरेटरीज में हम लोग या फिर फैक्ट्रीज़ में ही हम नाइट्रोजन का यूज़ कर सकते हैं अगर हम लोग इन बैक्टीरिया की हेल्प ना ले तो। और जो लाइटनिंग, जो बिजली कड़कने का प्रोसेस होता है ना, द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर क्रिएटेड इन द एयर कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जो बिजली कड़कती है ना और जो ज़मीन पर गिरती है उससे भी नाइट्रोजन हम लोग के एटमॉस्फेयर में इस फॉर्म में आ जाता है जिसको हम यूज़ कर सकें। तो नाइट्रोजन के क्या क्या वो हो गए सोर्सेज। एक तो लाइटनिंग से भी नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है बिजली गिरने से।
और दूसरा होता है साइनोबैक्टीरिया, जो लेगुमिनस प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, सर्टेन बैक्टीरियाज, उससे हम लोग नाइट्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं, वरना फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हम लोग नाइट्रेट यूज़ करते हैं एटमॉस्फेयर से। दीज ऑक्साइड्स डिजॉल्व इन वाटर to give nitric and nitrous acids and fall on land along with rain. These are thus utilized by various life forms. तो जो लाइटनिंग का प्रोसेस होता है, इससे नाइट्रोजन जो है वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है, वो पानी में घुलते हैं, नाइट्रिक एंड नाइट्रस एसिड्स में कन्वर्ट होती हैं, ज़मीन पर गिरते हैं और हम लोग उसको यूज़ कर पाते हैं। तो नाइट्रेट एंड नाइट्राइट आप याद कर लीजिए, ये लिख देंगे, सफिशिएंट आपका काम चल जाएगा। व्हाट हैपन्स टू नाइट्रोजन व्हेन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फॉर्म्स दैट कैन बी टेकन। तो नाइट्रोजन का क्या होता है जब वो उस फॉर्म में आ जाता है जिससे हम यूज़ कर सकते हैं। प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स ले लेते हैं एंड कन्वर्ट देम इनटू अमीनो एसिड विच आर यूज्ड टू मेक प्रोटीन। तो जो प्लांट्स होते हैं, जब हमारी ज़मीन में नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट की फॉर्म में आ गई नाइट्रोजन, तो जो प्लांट्स होते हैं ना वो उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट की फॉर्म में अब प्लांट को मिल गई नाइट्रोजन, तो वो क्या करता है, वो उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और अमीनो एसिड से विच आर यूज टू मेक प्रोटीन, अमीनो एसिड से क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, इसको आप 5 बार स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, कि जो लाइटनिंग की वजह से या फिर बैक्टीरियाज की वजह से या फिर फिजिकल प्रोसेस की वजह से लेबोरेटरीज में, फैक्ट्रीज़ में जब नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसका यूज़ हम कैसे करते हैं। प्लांट्स क्या करता है, प्लांट्स नाइट्रेट एंड नाइट्राइट को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है और प्रोटीन बना लेता है। अदर बायोलॉजिकल पाथवेज आर यूज टू मेक द अदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। और भी बायोलॉजिकल पाथवेज होते हैं जिनसे हम लोग नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। ये जो मतलब वही जैसे कि हमारी बॉडी में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, तो उनको बायोलॉजिकल पाथवेज करके इन्होंने बोल दिया है, बस आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है। प्रोटीन्स एंड अदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर सब्सिक्वेंटली कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स। तो जो प्रोटीन अमीनो एसिड बनता है, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट से अमीनो एसिड बना, अमीनो एसिड से प्रोटीन बना। अब प्रोटीन जो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है और वो एनिमल्स को कंज्यूम कर लेते हैं उसको। वंस द एनिमल और प्लांट डाइज, जब एनिमल और प्लांट की डेथ होती है, अदर बैक्टीरियाज इन द सॉइल कन्वर्ट द वेरियस कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन बैक इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। तो जब एनिमल या फिर प्लांट की डेथ हो जाती है तो फिर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन जो कि उनकी बॉडी में प्रेजेंट होती है वो नाइट्रेट और नाइट्राइट में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अ डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया कन्वर्ट द नाइट्रेट एंड नाइट्राइट इनटू एलिमेंटल नाइट्रोजन। और एक बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रेट और नाइट्राइट को नॉर्मल नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देता है, NO2 में कन्वर्ट कर देता है, N2O में कर देता है। Thus there is a nitrogen cycle in the nature in which nitrogen passes from its elemental form in atmosphere into simple molecule in the soil and water, which can convert it to more complex molecules in living beings and back again to simple nitrogen molecules in atmosphere। क्या बोला गया है, नाइट्रोजन साइकिल जो कि नेचर में होती है, नाइट्रोजन पास करता है एलिमेंटल फॉर्म में, यानी कि नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स में। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होती है लाइटनिंग के थ्रू और वेरियस लेग्यूमिनस बैक्टीरियाज के थ्रू या फिर फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू, और फिर वो हम उसको यूज़ कर लेते हैं, फिर वो सॉइल में, वाटर में फिर से मिल जाती है और ये नाइट्रेट एंड नाइट्राइट फिर से एलिमेंटल नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इसी को ही तो हम साइकिल कहते हैं कि कभी ख़त्म नहीं होता है, वो एक से दूसरे फॉर्म में चेंज होता रहता है। तो ये देखिए साइकिल गिवन है यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से एटमॉस्फेयर एंड इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। एटमॉस्फेयर में और इंडस्ट्रियल फिक्सेशन में क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस होता है और उससे नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो हम लोगों ने क्या किया, नाइट्रिफिकेशन जो है प्रोसेस होता है जिससे नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है। नाइट्रेट था, नाइट्राइट था, पहले अमोनिया था, अमोनिफिकेशन का प्रोसेस हुआ, प्रोटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन चल रहा है कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। तो ये देखिए ग्रीन प्लांट था, तो ग्रीन प्लांट ने क्या किया, अमोनिफिकेशन किया, उसके पास नाइट्रोजन थी, नाइट्रोजन से उसने क्या बना लिया, अमोनिया बना लिया। अमोनिया यानी कि मैं आपको बताया था नाइट्रेट्स नाइट्राइट से अमोनियम एसिड बनते हैं, सॉरी अमीनो एसिड बनते हैं, अमीनो एसिड से क्या बनता है, फिर हमारे प्रोटीन बनते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, अम्यूनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन के प्रोसेस से अमोनिया बनती है, अमोनिया से फिर नाइट्रेट बनती है, नाइट्राइट्स बनते हैं, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनती है और फिर से दोबारा से वो उसमें ही कन्वर्ट हो जाता है। तो एक पूरी की पूरी साइकिल चल रही होती है।
फिर जो फिजिकल प्रोसेस होते हैं उसमें नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होती है, उसका नाइट्रिफिकेशन होता है, एटमॉस्फेरिक और इंडस्ट्रियल से उसको फिक्स करते हैं, फिर से नाइट्रिफिकेशन होता है, फिर से वो नाइट्राइड्स बन जाता है, फिर डी नाइट्रिफिकेशन से वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। देखिए नाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है कि जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रहा है, इसका हमारा मतलब होता है नाइट्रिफिकेशन। डी नाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है कि जो नाइट्रेट्स है ना ये दोबारा से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गए हैं। तो नाइट्रेट्स का दोबारा से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाने को हम लोग डी नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, नाइट्रेट्स दोबारा से एटमॉस्फेरिक जो है नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गए, इस प्रोसेस को डी नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। और नाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना। होपफुली समझ में आ गया होगा। अब कार्बन साइकिल है, कार्बन साइकिल के बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट, अब ज़्यादा नहीं है चैप्टर, बहुत कम बचा हुआ है। तो हम लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल देख ली, अब कार्बन साइकिल देखते हैं। कार्बन साइकिल में कार्बन जो है वो काफ़ी सारे लाइफ फॉर्म से मिलता है हमारी अर्थ पर। वो एलिमेंटल फॉर्म में भी होता है, जैसे कि डायमंड्स एंड ग्रेफाइट। डायमंड में क्या होता है, डायमंड में भी कार्बन होता है। इन द कंबाइंड स्टेट इट इज़ फाउंड एज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। कंबाइंड स्टेट में का मतलब होता है कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के हमारे एटमॉस्फेयर में क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। एज कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट salts in various minerals while in life forms are based on carbon containing molecules। जैसे कि प्रोटीन्स में भी भाई हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हमारी पूरी की पूरी बॉडी में हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है, तो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जो कार्बन है ना वो बहुत सारी जगह है, हमारी पूरी धरती ना कार्बन से भरी पड़ी है, कोयले से भरी पड़ी है, कोयला है ना, कार्बन कोयला भी कार्बन की एक फॉर्म है। कार्बोनेट्स एंड हमारी बहुत सारी जो सॉल्ट्स होते हैं वो भी कार्बन के होते हैं। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड न्यूक्लिक एसिड, हर चीज़ में कार्बन ही है, हमारी पूरी बॉडी में कार्बन भरा हुआ है। Endoskeleton and the exoskeleton of various animals are also formed from carbonate salts। एंडो मतलब हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, इसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बोनेट सॉल्ट्स होते हैं। कार्बन हमारी लाइफ में इस तरीके से इनकॉर्पोरेट हो गया है काफ़ी सारे प्रोसेसेस के थ्रू, जैसे कि प्रोसेस ऑफ photosynthesis which is performed in the presence of sunlight by all लाइफ फॉर्म्स दैट कंटेन क्लोरोफिल। तो प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल होता है उसमें फोटोसिंथेसिस होती है, और फोटोसिंथेसिस में वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हमें कार्बन मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अलग चीज़ है, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन मिल गया तो वो तो बिल्कुल अलग हो गई। जैसे कि आप प्याज भिंडी में डाल लीजिए तो भिंडी की सब्जी में मिल जाएगा, इसी तरीके से ऑक्सीजन, और आप प्याज को पनीर में डाल लीजिए तो वो पनीर में मिल जाएगा। तो एक ऐसे फालतू सा एग्जाम्पल दिया है मैंने, बट समझने की बात ये है कि आप किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ कंबाइन करते हैं ना तो उसका मतलब बदल जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो कार्बन अलग था, फिर ऑक्सीजन अलग था, कार्बन डाइऑक्साइड है तो बिल्कुल वो एक अलग चीज़ बन गई है, वो एक गैस है, और वो कार्बन है तो वो एक अलग चीज़ है, वो एक एलिमेंटल फॉर्म है। तो जो एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना, इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ली जाती है और डिज़ोल्व इन वाटर इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता नहीं है प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। प्लांट तो बाहर क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है। जो प्रोसेस होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ली जाती है और जो कि पानी में डिज़ोल्व होती है इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट, इससे क्या होता है, प्लांट का ग्लूकोज बनता है। दीज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर या तो कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे सब्सटेंस में और एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, एंड सिंथेसाइसिस ऑफ अदर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है उसकी हेल्प से प्लांट अपना खाना बनाते हैं। प्लांट का खाना होता है ग्लूकोज। तो इस तरीके से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करता है। यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोवाइड एनर्जी टू लिविंग थिंग्स इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन मे और मे नॉट बी यूज टू कन्वर्ट ग्लूकोज बैक इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा जब हम इंसानों की बॉडी में भी ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज से एनर्जी देने के लिए ना बॉडी को हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो दिस कार्बन डाइऑक्साइड दैन गोज बैक टू द एटमॉस्फेयर। तो हम लोग इंसान क्या छोड़ते हैं, इंसान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जब हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक होता है, ग्लूकोज ब्रेक होने के बाद हम लोगों को एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी की हेल्प से हम लोगों को क्या होता है, उस एनर्जी की मदद से हम वर्क कर पाते हैं, और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। अनदर प्रोसेस दैट ऐड टू द कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा प्रोसेस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करता है
हमारे एटमॉस्फेयर में वो होता है कंबशन का प्रोसेस, जहाँ पर फ्यूल्स बर्न किए जाते हैं और एनर्जी, जैसे कि कोयला जलाया जाता है, लकड़ी जलाई जाती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होते हैं, इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में जनरेट होती है। इनफैक्ट परसेंटेज जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड की, वो कहा जाता है कि जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है, जब से ये फैक्ट्रियाँ लगनी शुरू हुई हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ह्यूमंस ने स्टार्ट कर दिया है फॉसिल फ्यूल को बर्न करना, और कार्बन जो है वाटर की तरह ही रिपीटेडली रिसाइकल होता है अलग अलग फॉर्म्स में फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से। तो हम लोगों ने इतना ज़्यादा कार्बन छोड़ना शुरू कर दिया है एटमॉस्फेयर में कि हमारा एटमॉस्फेयर उसको मतलब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहा है, इसलिए एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होने की वजह से हमारी धरती गर्म हो रही है, और यही होता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो अब देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो एक्टिविटी 14.1 में वही जला वाला रहे थे हम चीज़ें। हीट इज ट्रैप्ड बाय द ग्लास, ग्लास है उसमें हीट ट्रैप हो गई है, वेपर्स कन्वर्ट हो गई है, वेपर्स में वो हीट जो पानी था वो कन्वर्ट हो गया है। तो टेम्परेचर जो था ना ग्लास के अंदर का विल बी मच हायर देन द सराउंडिंग। तो आप एक मोमबत्ती जला करके रख दीजिए ग्लास में, गीला ग्लास लीजिए जिसमें पानी हो, और मोमबत्ती जला करके रख दीजिए, और उसको मोमबत्ती को ऐसे देखिए, बड़ा सा ग्लास है जिसमें पानी था पहले, सूखा हुआ नहीं है, उसके अंदर आप मोमबत्ती जला के रखेंगे तो आपको पानी की ड्रॉपलेट दिखेंगी। थोड़ी देर के लिए रखिए वरना ग्लास फट जाएगा, क्योंकि ठीक है। तो फिर आप ग्लास हटाएंगे तो देखेंगे ग्लास के अंदर हाथ डाल के तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा। तो ये क्या होता है, यही ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो इसमें क्या है, द फिनोमिना वॉज यूज टू क्रिएट एनक्लोजर वेयर ट्रॉपिकल प्लांट्स कुड बी केप्ट वार्म ड्यूरिंग द विंटर्स इन द कोल्डर क्लाइमेट्स। तो ठंडे क्लाइमेट्स में क्या होता है ना, ग्रीन हाउस बना देते हैं, बाहर की तरफ क्या करते हैं ग्लास लगा देते हैं, और सनलाइट आती है तो उसमें हीट ट्रैप हो जाती है, बाहर की तरफ नहीं जा पाती, और प्लांट सर्वाइव कर पाते हैं ठंडे एनवायरनमेंट पे। इसी चीज़ को ग्रीन हाउस कहा जाता था। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो हमें एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है, क्योंकि हम लोगों ने इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भेजना शुरू कर दिया है एटमॉस्फेयर में कि वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, इसलिए वो गर्मी दे रहा है एटमॉस्फेयर को। सम गैसेस प्रिवेंट द एस्केप ऑफ हीट फ्रॉम द अर्थ। तो कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो अर्थ में से हीट को, गर्मी को बाहर जाने से रोकती हैं, और उन कुछ गैसेस में से कार्बन डाइऑक्साइड भी है। अगर इन गैसेस की परसेंटेज एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो जो टेम्परेचर है ना दुनिया का, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगेगा। इसी चीज़ को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ सच गैसेस इन द एटमॉस्फेयर would cause the average temperature to increase worldwide। और इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं कि दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि ये गैसेस जो है ना एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, और इसके बढ़ने से क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में गर्मी बढ़ती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है ना, सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखती है, हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, और जिस गैस ने हीट को एब्जॉर्ब कर रखा है वो ज़्यादा हो गई तो गर्मी भी तो ज़्यादा होगी ना। तो एक्टिविटी है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या बुरे परिणाम होंगे अगर ग्रीन हाउस गैस हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगी तो। अब आती है ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा एबंडेंटली, मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है अर्थ पर, और एटमॉस्फेयर में 21% अवेलेबल है, और इट अकर्स एक्सटेंसिवली इन द कंबाइंड फॉर्म इन द अर्थ क्रस्ट एज वेल एज ऑल्सो इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन हमारे अर्थ की क्रस्ट पर, हमारी मिट्टी में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और एटमॉस्फेयर में O2 की फॉर्म में भी प्रेजेंट है, और CO2 कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है। तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। हमारी क्रस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा ऑक्साइड्स मिलती हैं, ऑक्साइड्स ऑफ मोस्ट मेटल्स एंड सिलिकन, ऑल्सो अ कार्बोनेट, सिलिकेट, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, और काफ़ी सारे अदर मिनरल्स भी हमें मिलते हैं। तो कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, सिलिकन हो गया, इसके अलावा इन सब के साथ भी ऑक्सीजन जुड़ी हुई रहती है, और ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के लिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, फैट्स, लिपिड्स, ये जो हैं इसके लिए भी हमारी जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, बहुत ज़्यादा। सांस लेने के लिए भी तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ऑक्सीजन हर चीज़ में जुड़ी हुई आपको मिलती है, बहुत सारी चीज़ों में। बट जब हम लोग ऑक्सीजन साइकिल की बात करते हैं, हम लोग मेनली रेफ़र करते हैं उस साइकिल को जो कि ऑक्सीजन का लेवल एटमॉस्फेयर में मेंटेन करने की कोशिश करता है। हम लोग ऑक्सीजन CO2 की बात इतने ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ये O2 C के साथ जुड़ा हुआ है। हम ऑक्सीजन जिसको हम यूज़ कर सकते हैं उसकी बात करेंगे, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वो 3 प्रोसेस में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। कंबशन, जब हम कोई चीज़ जलाते हैं, कोई चीज़ तभी जल सकती है जब उसमें आसपास ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, बिना ऑक्सीजन के कंबशन नहीं हो सकता। रेस्पिरेशन, सांस लेने के लिए,
इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो एक तो कंबशन हो गया, एक हो गया रेस्पिरेशन, और तीसरा हो गया नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड्स होती है ना NO2, उसके साथ भी ऑक्सीजन जुड़ी हुई होती है। ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में रिटर्न होती है एक ही प्रोसेस के मेनली, वैसे तो और भी तरीके हैं बट ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में वापस जाती है ना उसका मेन कारण है फोटोसिंथेसिस। जब तभी तो हम लोग जब भी पेड़ों के नीचे बैठते हैं तो हमें अच्छा फील होता है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रही होती है, हमारी बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन जा रही होती है, जिसकी वजह से हमारा माइंड खुलता है, इसलिए हमें अच्छा फील होता है। एंड दिस फॉर्म्स द ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द ऑक्सीजन साइकिल इन नेचर। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन साइकिल कैसे हो रही है। ऑक्सीजन के और मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल C6H12O6, ये क्या है, ये ग्लूकोज की फॉर्म में है। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो हम लोग रेस्पिरेशन में यूज़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाता है। फिर रेस्पिरेशन में कुछ हम वाटर वेपर भी छोड़ते हैं, पानी भी होता है, उससे भी फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस और ये जो फोटोसिंथेसिस से हो गई, यहाँ पे आ गई, फिर से फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्लांट जो है वो ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। तो ये पूरी साइकिल बन जाती है कि हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए, प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ऑक्सीजन को दोबारा से एटमॉस्फेयर में पहुंचा देते हैं। तो सिंपल सी साइकिल है, ये हम लोगों ने पढ़ ली। दो वी यूजुअली थिंक ऑक्सीजन एज बीइंग नेसेसरी टू लाइफ इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, इट माइट बी द इंटरेस्ट टू यू to learn that some forms of life, especially bacteria, are poisoned by the elemental oxygen. In fact, क्या है कि हम लोग के लिए ज़रूरी है, इंसानों के लिए ऑक्सीजन, बट जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ना डज नॉट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो मैंने आपको बताया ना कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसका यूज़ हम इंसान नहीं कर पाते हैं, बट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज कर पाते हैं। वो बैक्टीरियाज जो हैं अगर उनके लिए ऑक्सीजन ज़्यादा होगी ना तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए दिक्कत है ऑक्सीजन से, बट हमारे लिए तो बढ़िया ही बढ़िया है। अब आता है ओजोन लेयर। थोड़ा सा लेक्चर मतलब ये वीडियो बड़ा हो रहा है बट चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है, तो ओजोन लेयर भी हम इसी वीडियो में देखते हैं। ओजोन लेयर क्या होता है? एलिमेंटल ऑक्सीजन इज नॉर्मली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक का मतलब होता है दो, O+O से क्या बना है O2। तो हमारी जो एलिमेंटल ऑक्सीजन है, जिस ऑक्सीजन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो हमें O2 की फॉर्म में मिलती है। हाउएवर जब हम लोग एटमॉस्फेयर के ऊपर की लेयर्स में जाते हैं ना तो जो ऑक्सीजन है वो हम लोगों को O3 की फॉर्म में मिलती है। यानी कि ऑक्सीजन के जब 3 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं ना तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं O3, और इसका दूसरा नाम है ओजोन। तो एटमॉस्फेयर की अपर लेयर्स में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को ओजोन मिलती है। और नॉर्मल जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है ना ऑक्सीजन, O2 हमारे लिए हेल्दी है बट O3 अगर वो हमें सांस ले लें हम लोग ओजोन की तो हम लोग के लिए पॉइजनस है। ओजोन इज़ अ पॉइजनस एंड वी आर लकी कि अर्थ जो है, अर्थ के सरफेस पर हमें ओजोन बहुत ही नहीं मिलती है, मतलब बिल्कुल नहीं मिलती है एक तरह से कहा जाए, बट जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो व्हीकल्स चल रहे हैं, उसकी वजह से ओजोन अर्थ पर हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो अर्थ पे, तो अर्थ के सरफेस पे, मतलब हमारे जो लोअर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर है ना, इसमें तो ओजोन बड़ी हार्मफुल है, बट जो अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है ना, वहाँ पर ओजोन हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हमारे लिए होती है। इट परफॉर्म्स एन असेंशियल फंक्शन वेयर इट इज़ फाउंड। इट एब्जॉर्ब हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन। दिस प्रिवेंट हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ वेयर दे मे डैमेज द फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो जो ओजोन है, ओजोन लेयर, आप लोगों ने सुना होगा कि ओजोन होल हो रहा है, तो ओजोन होती है ना जब हमारे एटमॉस्फेयर के अपर लेयर्स में, तो सन की जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस होती है ना उनको ये अर्थ तक नहीं पहुंचने देती है। तो अपर लेयर्स में ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और इसमें होल होगा तो दिक्कत होगी। तो रिसेंटली हम लोगों ने डिस्कवर किया कि ओजोन की लेयर ख़राब हो रही है, किसकी वजह से? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से। फ्लोरीन एंड क्लोरीन जो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ओजोन लेयर में गड्ढा कर देते हैं, होल कर देते हैं, इसलिए हम लोगों ने अब ऐसे कंपाउंड्स का इस्तेमाल करना कम कर दिया है। वंस जैसे ही ये ओजोन लेयर तक पहुंचते हैं ना, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं ये ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं और ओजोन लेयर को तोड़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें दिक्कत होती है। हम लोगों ने डिस्कवर किया होल एंटार्क्टिका में, तो बहुत ही ज़्यादा अगर ओजोन लेयर में होल होने लगे ना तो यूवी रेज हमारी अर्थ पे आने लगेंगी, और उसकी वजह से बहुत सारे बुरे हालात हो सकते हैं, स्किन कैंसर्स तक हो सकते हैं, और ओजोन मतलब अर्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी फिर रहने के लिए। इफ़ ओजोन लेयर dwindles further
बट मैनी पीपल थिंक इट वुड बी बेटर नॉट टू टेक चांसेस. These people advocate working towards stopping all further damage of the ozone layer. तो ओज़ोन लेयर डैमेज ना हो इसका काफ़ी ज़्यादा लोग इसके लिए काम भी कर रहे हैं. और हम लोगों ने जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं ना हमारे, इससे फ्लोरीन गैस रिलीज़ होती है. वो बहुत ज़्यादा, जब आपको लगेगा रेफ्रिजरेटर इतना नीचे और घर के अंदर और वो ऊपर आसमान में, बट ये गैस है भाई, और उड़ के पहुँच जाती है. तो एसीज़ हो गए, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, ये हमारी ओज़ोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं. तो अब हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लिए हैं. आपकी बुक में, इस वाली बुक में तो गिवन नहीं है, ये कौन सी ईयर की बुक है, 2021 में भी नहीं गिवन है. तो हमने अब लोग काफ़ी सारा हमने ट्रीटीज़ वगैरह करी हैं. तो अब हम लोग हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल करते हैं. क्लोरीन सबसे ज़्यादा जो डैमेज कर रही थी ना ओज़ोन लेयर को, उसका इस्तेमाल हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कम कर दिया है. और अब हम काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर ली है अपने ओज़ोन लेयर. और इनफैक्ट जब लॉकडाउन हुआ है ना, जब से पूरे वर्ल्ड में ही चल रहा है लॉकडाउन, तब से और भी ज़्यादा ये रिकवर हो रही है ओज़ोन लेयर. तो हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट. कैसा लगा वीडियो बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. थैंक यू.